एकाएक हृदय धड़क कर रुक गया। क्या हुआ? नगर से भयानक धुआं उठ रहा है। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। सड़कों पर मरा हुआ फैला है सुनसान। हवाओं में अदृश्य ज्वाला की गर्मी, गर्मी का आवेग। साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जनमन उद्देश्य। पथरीले चेहरों के खाकी ये कसे ड्रेस घूमते हैं यंत्रवत। वो पहचाने से लगते हैं वाकई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक। चिंतक, शिल्पकार, नर्तक चुप हैं। उनके ख्याल से ये सब गप है। मात्र किंवदंती। रक्तपाई वर्ग से नाभिनाल बद्ध ये सब लोग नपुंसक भोग शिरा जालों में उलझे। प्रश्न की उथली सी पहचान, राह से अनजान, वाकरुदंती। चढ़ गया उर पर कहीं कोई निर्दयी, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। भव्याकार भवनों के विवरों में छिप गए। समाचार पत्रों के पतियों के मुख स्थल। गढ़े जाते संवाद, गढ़ी जाती समीक्षा, गढ़ी जाती टिप्पणी, जनमन उर्शूर। बौद्धिक वर्ग है कृतदास, किराए के विचारों का उद्धास। बड़े बड़े चेहरों पर स्याहियां पुत गईं। नपुंसक श्रद्धा सड़क के नीचे की गटर में छिप गई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। धुएं के जहरीले मेघों के नीचे ही हर बार द्रुत निज विश्लेष गतियां। एक स्प्लिट सेकंड में शत साक्षात्कार। टूटते हैं धोखों से भरे हुए सपने। रक्त में बहती है शान की किरणें। विश्व की मूर्ति में आत्मा ही ढल गई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। राह के पत्थर ढोकों के अंदर पहाड़ों के झरने तड़पने लग गए। मिट्टी के लौंदे के भीतर भक्ति की अग्नि का उद्वेग भड़कने लग गया। धूल के कण में अनहद नाद का कंपन खतरनाक। मकानों के छत से गार्डर कूद पड़े धम से। घूम उठे खंबे, भयानक वेग से चल पड़ी हवा। दादा का सूटा भी करता दांव पेच। नाचता है हवा में, गगन में नाच रही कक्का की लाठी। यहां तक कि बच्चे की पेंपे भी उड़ती, तेजी से लहलहाती घूमती है हवा में। स्लेट पट्टी एक एक वस्तु या एक एक प्राणाग्नि बम है। ये परमास्त्र हैं, प्रक्षेपास्त्र हैं, यम हैं। शून्य आकाश में से होते हुए वो अरे अरी पर ही टूट पड़े अनिवार्य। ये कथा नहीं, ये सब सच है भाई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। नमस्कार। मैंने अभी अभी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना का एक छोटा सा भाग पढ़ा। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में से माने जाते हैं, परंतु दुख की बात यह है कि जब तक वो जीवित थे उन्हें किसी प्रकार से प्रसिद्धि नहीं मिली और उनकी अधिकतर रचनाएं उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई हैं। और ये माना जाता है कि गजानन माधव मुक्तिबोध नई कविता के प्रचारक रहे और उन्होंने एक तरह से नई कविता का आगाज किया है। 1917 में जन्मे और 1964 में मृत्यु को प्राप्त हुए ये कवि, जिनका जीवन बहुत अधिक नहीं रहा, आधुनिक काल के कवियों में से एक हैं। उनकी विषय वस्तु और उनकी कविताओं का शिल्प सभी में एक नयापन दिखाई देता है और वो नए मूल्यों की बात करते हैं। जैसे आज मैं जो उनका उपन्यास पढ़ने जा रही हूँ, एक लघु उपन्यास है, उसका नाम है विपात्र। उसमें भी वो पुराने मूल्यों को हटाकर नए मूल्यों की चर्चा करते हैं और उस पर उन्होंने कटाक्ष करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि कुत्तों को तो तुम लोग मार देते हो, एक पात्र दूसरे से कह रहा है,
और सांप को देवता बनाकर रखते हो? तो दूसरे पात्र का जवाब आता है कि हाँ, कुत्ता तो इंसान है और नाग देवता है, इसलिए हम देवता की पूजा करते हैं और कुत्ते को मार देते हैं। तो इसी तरह के मूल्यों पे हमेशा ही गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने प्रश्न चिन्ह लगाया और उन्होंने कहा कि क्यों हम समाज में इतनी विकृतियां हैं उनको दूर करने के बारे में नहीं सोचते हैं। इसके लिए वो थोड़ा सा कहना चाहिए विद्रोही कवि भी रहे और उनकी कविताओं में भौतिकता के प्रति एक अजीब सा निराशा वाला भाव दिखाई पड़ता है। और उनकी कविताओं में देखा जाए तो दुख और निराशा, यथार्थवाद, वास्तविकता का वर्णन बहुत है। आत्मसंघर्ष का भी वर्णन उन्होंने अलग अलग कविताओं में अलग अलग तरीके से किया है। मुक्तिबोध जी न सिर्फ एक महान कवि हुए, यथार्थवादी कवि हुए, बल्कि वो देखा जाए तो कहानीकार भी थे। उन्होंने काफ़ी सारी कहानियाँ लिखी हैं, समीक्षक भी रह चुके हैं, निबंध लिखे उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने एक मात्र लघु उपन्यास लिखा विपात्र, जिसका मैं वाचन करूंगी। और जैसा कि मैंने कहा, उन पे वामपंथी विचारधारा का काफ़ी प्रभाव था। मार्क्सिस्ट विचारधारा उनके उपन्यास में भी कहीं कहीं परिलक्षित हुई है और जिसका आपको हल्की सी झलक मिलेगी जब आप उनके उपन्यास को सुनेंगे। और देखा जाए तो उन्होंने जिस तरह का मनुष्य का चित्रण किया है उस पे लगता है कि काफ्का और अस्तित्ववाद, सार्थ के अस्तित्ववाद का भी काफ़ी प्रभाव रहा है। अब बात करते हैं उस उपन्यास की या उस कहानी की जो मैं आज पढ़ने जा रही हूँ। उसका नाम उन्होंने दिया है विपात्र। अब विपात्र क्यों दिया है ये बहुत स्पष्ट रूप से तो समझ में नहीं आता है, पर मेरी अपनी जो समझ है और गलत भी हो सकती है, उसमें उन्होंने 2-3 ही मुख्य पात्रों का जिक्र किया है। किसी भी पात्र में वो एक परिपूर्णता नहीं देखते हैं और उन्हें लगता है कि सारे ही पात्र कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोरियों से और अपनी सीमाओं से घिरे हुए हैं। इसलिए कोई भी पात्र अपने आप में सुपात्र नहीं कहलाया जा सकता, वो विपात्र ही बनकर रह जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। कहीं उनके पात्र चाटुकारिता करते दिख रहे हैं, वे विचार में डूबे हुए हैं, उनमें नशे की आदतें हैं। भारतीय मध्यम वर्गों के लोगों में जो एक तरह का दोगलापन होता है वो भी उनके पात्रों में झलकता है और कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन से निराश हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शायद उन्होंने अपने इस लघु उपन्यास का नाम ही विपात्र दिया है। तो चलिए सुनते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी का एकमात्र लघु उपन्यास विपात्र। विपात्र। लंबे लंबे पत्तों वाली घनी बड़ी इलायची की झाड़ी के पास जब हम खड़े हो गए तो पीछे से हंसी का ठहाका सुनाई दिया। हमने परवाह नहीं की, यद्यपि उस हंसी में एक हल्का उपहास भी था। हम बड़ी इलायची के सफ़ेद पीले कुछ लंबे पंखुड़ी वाले फूलों को मुग्ध होकर देखते रहे। मैंने एक पंखुड़ी तोड़ी और मुंह में डाल ली। उसमें बड़ी इलायची का स्वाद था। मैं खुश हो गया। बड़ी इलायची की झाड़ी की पांत में हींग की घनी हरी झाड़ी भी थी और उसके आगे उसी पांत में पारिजात खिल रहा था। मेरा साथी बड़ी गंभीरता से प्रत्येक पेड़ के बौटे निकाल नाम समझाता जा रहा था, लेकिन मेरा दिमाग अपनी मस्ती में कहीं और भटक रहा था। सभी तरफ हरियाला अंधेरा और हरियाला उजाला छाया हुआ था और बीच बीच में सुनहली चादरें बिछी हुई थी। अजीब लहरें मेरे मन में दौड़ रही थीं। मैं अपनी साथी को पीछे छोड़ते हुए एक क्यारी पार कर कटहल के पेड़ की छाया के नीचे आ गया और मुग्ध भाव से उसके उभरे रेशे वाले पत्तों पर हाथ फेरने लगा। उधर कुछ लोग सीधे सीधे ऊंचे उठे बूढ़े छरहरे बादाम के पेड़ के नीचे गिरे हुए कच्चे बादामों को निकाल के उठा उठा कर टटोलते जा रहे थे।
मैंने उनकी ओर देखा और मुंह फेर लिया। जेब में से दिया सलाई निकालकर बीड़ी सुलगाई। उनके बारे में सोचने ही वाला था कि इतने में मुझे दूर से एक मोटे सज्जन आते दिखाई दिए। उनके हाथ में फूलों के कई गुच्छे थे। वो विलायती फूल थे, अलग डिज़ाइनों के, अलग रूप रंग के। गुजराती स्त्रियों की सादी साफ सफ़ेद साड़ियों के किनारियों की याद दिलाते थे। जाने क्यों मुझे लगा कि वो फूल उनके हाथों में शोभा नहीं देते, क्योंकि वो हाथ उन फूलों के योग्य नहीं थे। मैंने अपनी परीक्षा करनी चाहिए। आखिर मैं उनके बारे में ऐसा क्यों सोचता हूँ? एक ख्याल तैरा कि वो सज्जन किसी दूसरे बड़े की हूबहू नकल कर रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने जाने अनजाने किसी बड़े आदमी के रास्ते पर चलना मंजूर किया है। उनके हाथ में फूल इसलिए नहीं हैं क्योंकि उन्हें वो प्यारे हैं, बल्कि इसलिए कि उनका आराध्य व्यक्ति बागवानी का शौकीन है और दूर अहाते के पास कहीं वो खुद भी फूलों को डंठलों सहित चुन रहा है। वो सज्जन मेरे पास आते हैं, मुझे फूलों का एक गुच्छा देते हैं और कहते हैं, कितना खूबसूरत है। मैं उनके चेहरे की तरफ देखता रह जाता हूँ। तानपुरे पर गाने वाली किसी नौजवान शास्त्रीय संगीतकार की मुझे याद आ जाती है। हाँ, वैसा ही उसका रियाज है, लेकिन काहे का? आराध्य की उपासना का? अपने ख्याल पर मैं मुस्कुरा उठता हूँ और उनके कंधे पर हाथ रख कर कहता हूँ, यार इन फूलों में मज़ा नहीं आता, एक कप चाय पिलाओ। चाय की बात सुनकर वे ठठाकर हंस पड़ते हैं। बहुत सरगर्मी से और प्यार भर कर वो अपने सफ़ेद झक कुर्ते में से 1 रुपये का नोट निकाल कर मुझे देते हैं। जाइए सिंह साहब के साथ पी आइए। मैं खुशी से उछल पड़ता हूँ। वो आगे बढ़ जाते हैं। मैं पीछे से चिल्ला कर कहता हूँ, राव साहब की जय हो। मैं सोचता हूँ कि मेरी आवाज़ बगीचे में दूर दूर तक जाएगी, लेकिन लोग अपने में डूबे हुए थे। सिर्फ सिंह साहब हींग की झाड़ी का एक पत्ता मुझे लाकर दे रहा था। मैंने कहा, सिंह साहब तुम्हारा हेमिंग्वे मर गया? वो स्तब्ध हो गया। वो कुछ नहीं कह सका। उसने सिर्फ इतना ही पूछा, कहाँ पढ़ा, कब मरा? मैंने उसे हेमिंग्वे की मृत्यु की पूरी परिस्थिति समझाई। समझाते समझाते मुझे भी दुख होने लगा। मैंने कहा, ये जानबूझकर उसने किया। जगत सिंह ने, जिसे हम सिंह साहब कहते थे, पूछा, बंदूक उसने खुद अपने आप पर चला ली? मैंने कहा, नहीं, वो चल गई और फट गई। मृत्यु आकस्मिक हुई। जगत सिंह ने कहा, अजीब बात है। मैं आगे चलने लगा। मेरे मुंह से बात झरने लगी। हेमिंग्वे कई दिनों से चुप और उदास था। संभव है अपनी आत्महत्या के बारे में सोचता रहा होगा, यद्यपि उसकी मृत्यु हुई आकस्मिक कारणों से। मेरे सामने एक लेखक कलाकार की संवेदनाओं के, उसके जीवन के स्वकल्पित चित्र तैरते जा रहे थे। इतने में मैंने देखा कि बगीचे के अहाते के पश्चिम छोर पर खड़े हुए टूटे फव्वारे के पास वाली क्यारी के पास से राव साहब गुजर रहे हैं। उनकी सफ़ेद धोती शरद के आतप में झलमला रही थी कि इतने में वहाँ से घबराई हुई लेकिन संयमित आवाज़ आती है, सांप सांप। मैं और जगत सिंह ठिठक जाते हैं। मुझे लगता है कि जैसे अपशकुन हो गया हो। सब लोग एक उत्तेजना में उधर निकल पड़ते हैं। आम के पेड़ों के जमघट में खड़े एक बूढ़े यूकलिप्टस के पेड़ की ओट में हाथ भरा कर मोटा सांप लहराता हुआ भाग जाता है। मैं स्तब्ध रह गया। क्या मस्त लहलहाती हुई चाल! बिल्कुल काला लेकिन सांवली पीली डिज़ाइनों वाला नौजवान माली हाथ में डंडा लेकर खड़ा है। उस पर वार नहीं कर रहा। सब ने कहा, मारो मारो, लेकिन वो खड़ा है।
मैं नहीं मारूंगा साहब, ये यहाँ का देवता है। इतने में हमारे बीच खड़े हुए एक नौजवान ने उसके हाथ से डंडा छीन लिया, लेकिन जब तक वो सांप झाड़ियों में गायब हो चुका था। एक विफलता और प्रतिक्रियाहीनता का भाव हम सब में छा गया। सांप के किस्से चलने लगे। वो क्रेट था या कोबरा, वो पनियल सांप था या अजगर। हमारे यहाँ का जूलॉजिस्ट ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब लगातार बताते जा रहे थे। आश्चर्य की बात है कि सांप सर्दी के मौसम में निकला। ज़्यादातर वो बरसात या गर्मी के मौसम में निकलते हैं। मैं और जगत सिंह उस भीड़ से हट गए और क्यारियों के बीच बनी पगडंडियों पर चलने लगे। मैंने जगत सिंह से कहा, सब लोग बातों में लगे हैं, जल्दी निकल चलो, नहीं तो वो जाने नहीं देंगे। हमको मालूम नहीं था कि हमारे पीछे ज़रा दूरी पर राव साहब चल रहे हैं। उन्होंने वहीं से कहा, जल्दी निकल जाओ, नहीं तो लोग अटका देंगे। ये कहकर वो हंस पड़े। उनकी हंसी में भी हमने हल्के से व्यंग की गूंज सुनी। अब वो हमारे बराबर बराबर आए और कहने लगे, सांप के बारे में तो सब लोग बात कर रहे हैं, कोई मुझसे नहीं पूछता कि आखिर मैंने उसे देखा कैसे, वो कैसे निकला, कैसे भागा। ये कहकर वो अपने पर ही हंसने लग गए। मैंने कहा, शायद माली ने उसे पहले पहल देखा था। क्या ये सच है कि नाग यहाँ की रखवाली करता है? कहते हैं कि इस बगीचे में कहीं धन गड़ा हुआ है और आज के मालिक के परदादे की आत्मा नाग बनकर उस धन की रखवाली करने यहाँ घूमा करती है, इसलिए माली ने उसे मारा नहीं। जगत ने कहा, अजीब अंधविश्वास है। इस बीच हम गुलाब के फूलों से लदी बेल से छाए हुए कुंज द्वार से निकलकर लुकाट के पेड़ के पास आ गए। उधर अमरक का घना पेड़ खड़ा हुआ था। बगीचा सचमुच महक रहा था, फूलों से लदा था, बहार में आया था। एक आम के नीचे डायरेक्टर साहब के आसपास बहुत से लोग खड़े हुए थे, जिनके सिर पर आम की डालियां छाया कर रही थी। सब और रोमांटिक वातावरण छाया हुआ था। मैंने अपने आप से कहा, क्या फूल पेड़ महक रहे हैं, बगीचा लहक उठा है। बीच में ही राव साहब बोल पड़े, कुत्ते मार कर डाले हैं पेड़ों की जड़ों में। मैं विस्मित हो उठा। जगत स्तब्ध हो गया। मेरे मुंह से सिर्फ इतना फूट पड़ा, ऐसा? लेकिन जगत ने कहा, नाग को छोड़ देते हो और कुत्तों को मार डालते हो। राव साहब ने हंसते हुए कहा, कुत्ते जनता हैं, नाग देवता हैं, अधिकारी हैं। ये कहकर राव साहब ने मुझे देखा, लेकिन मेरा मुंह पीला पड़ चुका था। असल में उस आशय के मेरे शब्द थे जिसका प्रयोग किसी दिन मैंने किया था। उनका संदर्भ नहीं समझ सका। मैं तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ फाटक की ओर जाने लगा। मैंने जगत से कहा, एक बार मुझे बॉस पर गुस्सा आ गया था। शायद तुम भी थे उस वक्त, जब दरबार बर्खास्त हुआ। तब बॉस की आलोचना करते हुए मैंने कहा था कि ये लोग जनता को कुत्ता समझते हैं। राव साहब ने मेरे उस वाक्य की ओर इशारा किया है। जगत मेरे दुख को समझ नहीं सका, लेकिन मेरे रुख को और बॉस के रुख को बहुतों से मामलों में जैसा कि दिखाई दिया करता था, खूब समझता था। उनसे सिर्फ कहा, राव साहब से बचकर रहना, वो कहीं तुम्हें गड्ढे में ना गिरा दें। जगत के मन में राव साहब के संबंध में जो गुत्थी थी, उसे मैं खूब समझता था। दोनों आदमी दुनिया के दो सिरों पर खड़े होकर एक दूसरे को टोकते नजर आ रहे थे। दोनों एक दूसरे को बुरा नहीं तो सिरफिरा ज़रूर समझते थे। अगर मन ही मन दी जाने वाली गालियों की छानबीन की जाए तो पता चलेगा कि राव साहब जगत को आधा पागल या दिमागी फितूर रखने वाला खपती ज़रूर समझते थे। इसकी एवज में जगत
राव साहब को कुंजी रट रट कर एमए पास करने वाला कोई गंवार मिडलची मानता था। राव साहब जगत के हेमिंग्वे, फॉकनर और फर्राटेदार अंग्रेजी को अच्छी नज़रों से नहीं देखता था, और उधर राव साहब की गंभीरता, अनुशासन प्रियता, श्रम करने की अपूर्व शक्ति और धैर्य के सामने पराजित हो गया था। राव साहब जब देखते कि विभिन्न नगरों से हर माह आने वाली पुस्तकों के बंडल को उठाते वक्त जगत का चेहरा बाग बाग हो रहा है, तो वे खुद अपने ऑफिस के टेबल से उठकर 2 गिलौरियां मुंह में डालते और इस तरह मुस्कुरा उठते मानो उन्होंने किसी बेवकूफ़ को कृपापूर्वक क्षमा कर दिया है। तब से वो व्यंग स्मिथ द्वारा अपने हृदय का समाधान कर लिया करते, और जब स्पैन या न्यूज़ वीक के अंक जगत के नाम से आते तो वो केवल इस अप्रिय तथ्य को अपने लिए मूल्यहीन समझ उन्हें अपने टेबल के दूसरी ओर फेंक देते। ये नहीं कि उन्हें अमेरिका से किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी थी, वरन ये है कि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नेस्फील ग्रामर और मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज से आगे कोई और भी चीज़ हो सकती है। ज्ञान उनके लेखे जब मोक्ष का साधन नहीं है, मुक्ति का सोपान नहीं है, तो निसंदेह वो किसी भौतिक लक्ष्य की पूर्ति का एक साधन है। उसी प्रकार जैसे लकड़ी के कुत्ते को मार भगाया जा सकता है, या सनसी से जलती सिगड़ी पर से तवा नीचे उतारा जा सकता है। संक्षेप में, जो व्यक्ति ज्ञान की उपलब्धि का सौभाग्य प्राप्त करके भी यदि अपने जीवन में असफल रहा है, अर्थात कीर्ति, प्रतिष्ठा और ऊंचा पद न प्राप्त कर सका हो, उस व्यक्ति को सिरफिरा या दिमागी फितूर वाला नहीं तो क्या कहा जाएगा। अधिक से अधिक वो तिरस्करणीय और कम से कम वो दयनीय है, उपेक्षणीय भले ही ना हो। राव साहब इस वक्त जिस सीढ़ी का नक्शा बराबर ध्यान में रखते थे, उस अगली सीढ़ी पर चढ़ने की तरकीब भी जानते थे, और फिर अपना मुंह हमेशा उसी तरफ रखते थे। वो सिर्फ मौजूदा ज़रूरत के लायक पढ़ लिया करते थे। सामाजिक वार्तालाप में पिछड़ जाने के भय से विजय प्राप्त करने के लिए वो 2-4 अखबार भी रोज देख ही लिया करते थे। वो चुप रहते, खूब मेहनत करते। महाकाव्य के धीरोदात्त नायक की भांति वो धर्म, बुद्धि, कर्तव्य परायणता और दयाशीलता की सुशिल्पित मूर्ति थे, लेकिन काम पड़ने पर अवसर के अनुसार पवित्र नियमों से इधर उधर हटकर अपना मतलब भी साध लेते। इसलिए उनके लेखे जगत मूर्ख था। वो खूब पढ़ता था, अकेले अंधेरे में पड़ा रहता, बाहर कम निकलता, बाहर की दुनिया में वो अजनबीपन महसूस करता। मानसिक रूप से वो कैलिफोर्निया या हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ के इलाकों में घूमता। अमेरिकी साहित्य में वो सचमुच रम चुका था, उसी तरह जैसे शक्कर में गुलाब की पंखुड़ियाँ जिनसे गुलकंद बनता है। ये कोई गलत बात नहीं थी। कार्ल सैनबर्ग इत्यादि प्रसिद्ध लेखकों के साहित्य ने उसे जीवन स्वप्न प्रदान किए थे। वो एक भावुक, स्वप्नशील व्यक्ति की भांति उन बातों के अनुसार आचरण और जीवन बनाता जाता था, किंतु वो भूल जाता था कि उन बातों में जो साहित्य में प्रकट हुई, उनके कर्ताओं को कुछ नहीं दिया। जिसने दिया वो थी उनकी रचना, ना कि उस रचना का सत्य। जगत विद्वान था, लेकिन लेखक नहीं था। सिर्फ सच्चाई आदमी को कुछ नहीं दे पाती। सच्चाई को सामने लाने के लिए भी जोर और ताकत की ज़रूरत होती है। ऐसी सच्चाई जो आदमी में जोर पैदा नहीं कर पाती, वो सिर्फ जानकारी बनकर रह जाती है। जगत को सच्चाई सिर्फ सपना दे जाती थी, और लेखक न होने के कारण तथा कार्यकर्ता न होने के कारण
या क्रिया शक्ति न होने के कारण वो उन सपनों में डूबकर निसंग अंतर्मुख जीवन व्यतीत करता था। कम से कम आज तो जगत की यही हालत है। ये हो सकता है कि चंद रोज बाद वो सुधर जाए, जिसकी की पूरी संभावना है। उसके इस एकांत प्रिय जीवन से हमारे यहाँ कोई खुश नहीं था। लोग समझते थे कि वो बन रहा है कि अपने को दूसरों से बड़ा समझाने की उसकी आदत है, कि हम सब देहाती हैं और वो खास हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से डॉक्टरेट लेकर यहाँ आया है। पहले लोग उसकी स्वच्छ अस्खलित अंग्रेजी भाषा प्रवाह से दबते और घबराते, किंतु बाकी के लोग जो खुद बड़ी डिग्री वाले थे, उसकी अंग्रेजी के कारण उसे तावबाज या देश काल स्थिति को ध्यान में न रखकर बात करने वाला बेवकूफ़ समझते। कुछ लोग जैसे राव साहब अभी भी आशंकित ही रहते थे। अगर वो सचमुच अमेरिका से ऊंची डिग्री लेकर लौट आता तो संभव है लोग उसके रौब में रहते, लेकिन वो तो जा ही नहीं पा रहा था। उसके सामने अमेरिका जाने की थाली भी परसी गई थी, लेकिन अपने माता पिता जो धनी तो थे किंतु थे बहुत अव्यवहारिक के कहने से और उसका दुर्भाग्यपूर्ण विवाह भी हो चुका था। अन्य कई झमेलों के आड़े आने से वो नहीं जा सका था। वो गरीब नहीं था। ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड खुद अपने पैसों से जा सकता था। वो वहाँ जाने और बस जाने की इच्छा करता था, किंतु उस इच्छा की पूर्ति के पूर्व घर के झमेलों से निपटने की कला उसके पास नहीं थी। असल में वो बच्चा था। जिंदगी का उसके पास तजुर्बा नहीं था। दुर्भाग्य की बात यह थी कि रूढ़िवादी घराने में विवाहित होने के झमेलों की एक लंबी दास्तान ने उसकी जिंदगी का रस निचोड़ लिया था। इस प्रकार अपनी नौजवानी में भी उसके चेहरे पर असफलता की राख और विरक्ति की धूल का लेप लगा हुआ था, किंतु इसके विपरीत वो मानसिक लीला में डूबा रहता। सैन फ्रांसिस्को के किसी कॉलेज में वॉल्ट विटमैन पर भाषण दे रहा है। सारे हॉल में श्रोताओं के झुंड ही झुंड दिखाई देते हैं। उनमें एक संवेदनशील स्वप्नशील लड़की भी जो किसी दूसरी या तीसरी बेंच पर बैठी है, वो उसकी ओर खिंच रही है। भाषण समाप्त। परिचय, वैचारिक आदान प्रदान, फिर ब्लू मैन रेस्टोरेंट। दोनों एक दूसरे की सूरत देखना चाहते हैं। आंखें चुराकर वो वहाँ भारत के संबंध में पूछती है। वो झेपते हुए और बाद में खुलकर अपना ज्ञान पहले प्रदर्शित और फिर समर्पित करता है। दोनों का प्रेम हो जाता है। वो विवाहित होते हैं। दोनों अध्यापक हैं अथवा इनमें से कोई एक पत्रकार है। वो सरल, स्वच्छंद, उत्साहपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। फिर वो अपनी स्त्री को भारत लाता है। उसका नाम रख लीजिए इरीना। इरीना और वो दोनों ताज़ी ताज़ी हवा खाते हुए मद्रास जाते हैं। वहाँ से ट्रेन पकड़ के वो कोडाई कनाल पहुँच जाते हैं। अहाता, दरवाज़ा, घर, कमरा, सांवला सूनापन। 2 आकृतियाँ, माता पिता। दोनों आगंतुक आंसू बरसाते हुए उनके पैर छूते हैं। स्वप्न टूट जाता है और जगत के मन में अचानक सवाल पैदा हो जाता है कि इरीना उसके माता पिता के पैर छुएगी कि नहीं। राव साहब इन सब बातों को नहीं जानते। अगर जगत अपनी विशाल ज्ञान राशि के द्वारा कोई ठोस और बड़ी चीज हासिल करता, जिससे उसे चारों ओर सम्मान और ऊंची स्थिति तथा धन प्राप्त होता, तो वो निसंदेह उसकी सफलता पर श्रद्धांजलि चढ़ाते। लेकिन जिंदगी में ऊंची सीढ़ी प्राप्त न करने के कारण, उससे जुड़े हुए दूसरे कारणों से मनुष्य की जो एक दुर्दशाग्रस्त
स्थिति प्राप्त होती है वो उसकी कमजोर नस है। सभ्यता और शील के कारण अपने व्यक्तित्व के झूठे प्रतिबिंब गिराते हुए लोग उसे दुर्दशाग्रस्त स्थिति से सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं। राव साहब छोटे पद से बड़े पद तक पहुंच चुके थे, किंतु उनकी प्रगति में निर्णायक योग उनकी प्रतिभा का नहीं था, वरन उन संयोगों का था जो परिस्थितियों के बनते और बढ़ते हुए ताने बानों के अनुकूल परिणाम के रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं। मेरे व्यक्तिगत इतिहास का ये सबसे विचित्र रहस्य है कि मुझे अपने जीवन में ऐसे ही लोग प्राप्त हुए जो किसी न किसी प्रकार से आहत थे। इन आहतों को पहचानने में मुझे तकलीफ होती है। आहतों का भी अपना एक अहंकार होता है जिसे मैं खूब पहचानता था, और वो अहंकार बहुत दृढ़ होता है। वो उस मुंडहीन कबंध के समान है जो पराजय के बावजूद रणक्षेत्र में खून के फव्वारे छोड़ते हुए लड़ता रहता है। उसमें मात्र आवेग और गति होती है जो कि सिर न होने के सबब शून्य में चारों ओर तलवार चलाता रहता है। क्या जगत वैसा है? मेरे ख्याल से वो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरी ओर राव साहब किसी विश्वविख्यात विश्व पूजित स्तूप के चपटे तल पर, हाँ, किसी प्राचीन गौरव स्तूप पर कोई चाय पार्टी जमा रहे थे। अभिमान सहित, शालीनता पूर्वक, नम्रता और गौरव के साथ लोगों का अभिवादन करते हुए वो एक एक टुकड़ा और सैंडविच खाने का अनुरोध कर रहे थे। उनके गदबदे और प्रथुल शरीर के श्यामल मुखमंडल पर प्राचीन गौरव की सम्मानपूर्ण आभा के साथ ही स्वयं के प्रति गहरा संतोष व्यक्त हो रहा था। मैं इन दोनों को ही इसी रूप में अपनी आंखों के सामने पाता हूं। जगत निसंदेह बेवकूफ था, लेकिन वो इसलिए बेवकूफ नहीं था कि उसके पास यूरोपीय साहित्य का ज्ञान था। ये सच है कि न हमारा शहर, न हमारा प्रांत उसके ज्ञान का उपयोग कर पाता था, न उसका मूल्य समझता था। लेकिन इसमें जगत का स्वयं का दोष नहीं था। यदि वो ऐसा ज्ञान रखता है और उस ज्ञान में रमा रहता है जिसका हम मूल्य नहीं समझते या जिसे प्राप्त करने की हम में इच्छा नहीं है, तो हमारे लेखे वो ज्ञान निरर्थक है। उसी से निर्मित और विकसित व्यक्तित्व को हम यदि आदर प्रदान न करें, उपेक्षा ही करें, मगर उस पर दया तो न करें। सच बात तो ये है कि उसके लेखे जगत की बड़ी भूल ये थी कि वो उनके समान नहीं था, उनके ढांचे में जमता नहीं था और ऐसे निरर्थक ज्ञान में व्यर्थ ही डूबा रहता था जिससे फिजूल ही वक्त बर्बाद होता, ऊंचा ओहदा ना मिल पाता और उनके लेखे जिंदगी अकारत होकर बर्बाद हो जाती। जगत बेवकूफ इसलिए था कि यद्यपि वो करियर नहीं बना सका था, थाली में परसे लड्डू को उठाने की भांति भले ही वो ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड से डिग्री ले आए, लेकिन उसके बारे में सोचा करता था। उसमें सामाजिक क्षेत्र में घुसने और बैठने की शक्ति बिल्कुल नहीं थी। उसे विभिन्न प्रकार के, विभिन्न स्वभाव और विभिन्न व्यक्तिगत इतिहास रखने वाले लोगों का अनुभव नहीं था। वो अभी बच्चा ही था। उसकी उम्र 23-24 साल की थी। उसके दिल और दिमाग का चमड़ा अभी मजबूत नहीं था। वो अभी मनुष्यता का सहज विश्वास कर जाता था और उसे मालूम नहीं हो पाता था कि आखिर लोग उस पर क्यों हंस रहे हैं। जगत में बड़ी बड़ी खामियां थीं, जिसमें से एक ये थी कि उसके अंतःकरण में नफीस लेकिन सादे और कीमती पोशाक पहनने वाले उस गंभीर मुद्राओं के प्रोफेसर्स और अध्यापकों की कॉलर में
उच्चतर ज्ञान के हीरे मोती लगे हुए थे, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की बड़ी बिल्डिंगों के कॉरिडोर्स और कमरों में घूमते रहते हैं। ये बिल्कुल सही है कि हमारा यहाँ धन वो सुविधा उत्पन्न करता है जिसके आधार पर लोग ऊंचा ज्ञान प्राप्त करते हैं और बड़ी सफाई के साथ ऊंची बातचीत करते हैं। लेकिन ज्ञान को, आलोक को धन के आलोक में मिला करके और फिर ज्ञान की उदीप्त मनोमूर्ति खड़ी करके देखने से अपनी बौनी परिस्थितियों से और उन परिस्थितियों से घूमने वाले लोगों से अजीब फासले हो जाते हैं। जगत अपने बचपन में ईसाई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था, इसलिए उसकी अंग्रेजी बड़ी सरल और स्वाभाविक हो गई थी। उसने ईसाईयत के उत्तमोत्तम नैतिक गुणों को आत्मसात करना चाहा था और साथ ही उन्हें अपने निज की भारतीय संस्कृति से मिला लिया था। सरमन ऑफ द माउंट से लेकर पृथ्वी सूक्त तक में वो रस लेता था। जगत बेवकूफ़ इसलिए भी था कि अमेरिकी जनता की महान उपलब्धियों को अमेरिकी सरकार और उसकी विदेश नीति से मिलाकर देखता था। परिणामतः जब डलेस कोई गलती करता या आइजनहावर कुछ गड़बड़ कर जाता तो उसे अपार दुख होता। उसके पास कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं था और उस अभाव के रिक्त स्थान पर अमेरिका या यूरोप तथा भारत के भयानक दक्षिणपंथी राजनीतिज्ञ उसके हृदय में आसन जमाए बैठे थे। यहाँ तक कि मुंबई चुनाव में मेनन की जीत भी उसे अच्छी नहीं लगी थी। उसका ख्याल था कि बम्बई अमेरिका में भारतीय दोस्तों ने जितना काम किया है वो काम आधे दिल से किया होगा। वो साम्यवाद से और रूस चीन से भयानक दुश्मनी रखता था और वो इस संभावना से डरता रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका से पहले रूस चांद पर चला जाए। हमारे बॉस जगत के इस राजनीतिक रुख से बहुत खुश थे, लेकिन वो जनता से डरते थे क्योंकि अमेरिका परस्ती जनता में न केवल लोकप्रिय नहीं थी वरन सामने का पान वाला और उसके आसपास वाले गंदी और बौनी होटल में बैठे हुए मैले कुचैले लोग भी अमेरिका को गाली देते थे। अमेरिका पर किसी का विश्वास नहीं था। इस भावना को जगत भी जानता था, इसलिए उड़ते उड़ते ही वो मुझसे राजनीतिक बातचीत करता और उस बातचीत के दौरान मैं भारतीय अखबारों में प्रकाशित समाचारों का एक ढांचा बनाते हुए लेकिन कोई आलोचना न करते हुए मैं उसकी बात का खंडन कर देता, किसी विरोधी तथ्य पर उसका ध्यान खींचता। यही कारण है कि क्रमशः उसकी ज्ञानग्राही बुद्धि मेरी अवहेलना न कर सकी और मेरी ओर खिंचती चली गई। इसका श्रेय मैं अवश्य लूँगा कि मैंने उसे किसी भी देश के शासक और जनता, इन दो के बीच की एकता और मित्रता पहचानने की युक्तियां सिखाईं। यह निश्चित था कि मैं और वो दोनों आपस में टकरा जाते। व्यक्तियों की टकराहट बहुत बुरी होती है। जहर पचने से फैलता है। कीचड़ उछालने से उछालने वाले के और झेलने वाले के दोनों के चेहरे बदसूरत हो जाते हैं। मैं हमेशा दो प्रकार के परस्पर विरोधों में भेद करता आया हूँ। एक वो जो सही है, जहाँ वो तेज होते रहना चाहिए, और एक वो जो गलत है, जहाँ वो नहीं होने चाहिए। जैसे राजनीति में वैसे ही मानव संबंधों के क्षेत्र में भी हमें सही विरोधों को उनके सही सही अनुपात में, सही सही जगह और सही सही ढंग से ज़रूर बनाए रखना चाहिए। यहाँ तक कि तेज़ करना चाहिए। यहाँ झुकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे परस्पर विरोधी होते हैं जो हमारी नासमझी, हमारी कम समझी अथवा क्षुद्र अहम मूलक स्वार्थ से उत्पन्न होते हैं। मानव संबंध उलझ इसलिए जाते हैं कि हम
गलत जगह झगड़ा कर लेते हैं और गलत जगह झुक जाते हैं। अगर कोई दूसरा शहर होता तो शायद जगत का और मेरा यदि परिचय होता तो भी पट नहीं सकती थी, जम नहीं सकती थी। लेकिन परिस्थिति दोनों को एक साथ ले आई। मैं लोगों में उठता बैठता, उनसे फिजूल टकराने की कोई कोशिश न करता और सारे समाज में रहकर भी एक अत्यंत तीव्र निसंगता और अजीबपन महसूस करता। लगभग 2 वर्षों के क्रमशः बढ़ते हुए प्रारंभिक परिचय के अनंतर मैंने जगत की आपेक्षिक निकटता प्राप्त की और ज्यों ही हमने एक दूसरे के सामीप्य अनुभव किया और साथ रहने लगे, त्यों ही लोगों की नज़रों में आ गए और अखरने लगे। इस तरह मानो हम में से कोई न कोई व्यक्ति आपत्तिजनक हो और दूसरे को अपनी सोहबत से बिगाड़ रहा हो। एक बात साफ है कि हमें उस महफिल में मज़ा नहीं आता था जिसमें विविध प्रकार के भोजनीय पदार्थों से लेकर कैंसर और ल्यूकीमिया तक तथा भूतों से लेकर कम्युनिस्टों तक चर्चा होती थी। ये महफिलें जो शाम के 5 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक चलती रहती थी, उस अभाव का परिणाम थी जिसे अकेलापन कहते हैं। हम जो यहाँ 20 थे, वो चाहे परिवार में ही क्यों न रहें, अपने को अकेला, किसी शाखा से कटा हुआ और अधूरा महसूस करते थे और अपने अकेलेपन की वेदना से भागने के लिए वक्त काटने की एक तरकीब के तौर पर सामूहिक भोजन, सामूहिक पार्टी, गपबाजी, महफिलबाजी का आसरा लिया करते थे। लोग भले ही उसका मजाक लिया करें, मैं ऐसे बेढंगे, बेजोड़ और बेमेल सोसाइटी में रहकर बड़ी ही घुटन महसूस करता था। यही हाल जगत का भी था। फर्क यही था कि मुझे इस तरह अकेलेपन से भागने और वक्त काटने की इच्छा नहीं रहती थी, ना जगत को ही रहती थी। इसलिए हम लोग अनसोशल कहलाते थे। क्लब की जिंदगी अगर सामाजिकता का लक्षण है तो मैं ऐसी सामाजिकता से बाज आया। लोगों को ताज्जुब होता था कि आखिर हम अपना वक्त कैसे काटते हैं, और जब उन्होंने ये देखा कि ब्रिज, सांपों और भूतों की चर्चा, एक दूसरे की टांग खींचने की होड़ और राजनीतिक गप के बजाय हम घूमने निकल जाते हैं और कभी हेमिंगवे या एडना विंसेंट मिल की चर्चा करते हैं, तो उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की। एक बार जब हम तरह तरह की चर्चाओं में विलीन रात के 8 बजे घर पर लौटने के बजाय 9:30 के करीब लौटे, तो उनमें से एक ने कहा, क्यों भाई, जानते नहीं, भले आदमी रात में नहीं घूमा करते। और हम ताज्जुब से कहने लगते कि आखिर ये ऊंची डिग्री वाले लोग जिनकी बड़ी उपाधियां हैं, इतने जड़ और मूर्ख क्यों हैं। दुबले, ऊंचे, इकहरे बादाम के पेड़ के नीचे हमारे साथियों को झुका हुआ देखकर मैं समझ गया कि उनकी आंखें हरे कच्चे बादामों को खोज रही हैं, जो या तो आसपास की क्यारियों की काली मिट्टी में जम गए हैं या क्यारियों के बीचों बीच जाने वाली खुशनुमा पगडंडी पर गिरे पड़े हैं। बादाम के पेड़ के आगे पूरब दक्षिण की तरफ बड़ी और ऊंची भूरी भूरी दीवार दिखाई दे रही है। उसके इस तरफ और बादाम के पेड़ के उस तरफ मटर और टमाटर की हरियाली फैली हुई है, और मैंने देखा कि कुछ लोग वहाँ भी पहुँच गए हैं। उधर बगीचे के दक्षिण की तरफ जो मुंडेर है, उसके नीचे लाल कनेर की झाड़ियों के आगे दूर तक तालाब लहरा रहा है, जिसकी मटमैली नीली लहरें सूरज की किरणों को वापस फेंक रही हैं और इस तरह चांदी और कांच के चमचमाते टुकड़ों की धारदार चमक पैदा कर रही हैं। तालाब के उस पार आम के दरख्तों के नीचे कोई साइकिल पर तेज चला जा रहा है। एक मन हुआ कि आखिर हम अपने साथियों के पास बादाम के पेड़ के नीचे क्यों ना पहुंच जाएं
और कुछ मटर जेबों में भर लें। लेकिन फिर सोचा कि फिर वो लोग हमारा पिंड नहीं छोड़ेंगे। ये ख्याल और मेरे जगत के मन में एक साथ आया। मैंने उससे कहा, चलो जल्दी चलो, नहीं तो अटक जाएंगे। ये बात हमारे मुंह से निकली थी कि पीछे से एक आवाज़ आई, ऐसी भी क्या जल्दी है, हम भी तो चल रहे हैं। तबीयत तो ये हुई कि पीछे घूम कर ना देखें, लेकिन हम जानते थे कि मोटे तल्लों के बूट हमारा पीछा छोड़ेंगे नहीं। बोगनविला के फूलों से लदी हुई मेहराब वाले बगीचे के फाटक तक पहुंचते ही उसने हमें पकड़ लिया और जगत की पीठ पर धप पड़ गई और एक गोरा सुनहरा चेहरा हमें चिढ़ाता हुआ बोला, बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। शायद उस नवागंतुक ने मेरी आंखों में क्रोध और घृणा की चिंगारी देखी होगी, तभी उसने एक सांस में कह डाला, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो तुम्हें चाय पिलाना चाहता हूं। हम लोग चुपचाप बाहर निकल गए और पता नहीं क्यों हमें एक चुप्पी, एक फासला और साथ ही साथ अपना अपना घिराव बढ़ता गया। मशीन के पहियों की भांति हमारे पैर दाहिनी ओर मुड़ गए, जहाँ से रास्ता तालाब के किनारे किनारे आम के दरख्तों के नीचे से चला जा रहा था। जो ही हम 20 गज आगे बढ़ गए होंगे, हमारे सुनहरे चेहरे वाले साथी ने कहा, यार नीचे उतर कर चलें। मैं एकदम ठहर गया, स्तब्ध होकर पूछा, क्यों? उसने कहा, यह नया रास्ता है। मैंने जगत की ओर देखा। वो कटी डाल सा निजत्वहीन और शिथिल दिख रहा था। मैंने कहा, चलो। जिस रास्ते पर अब तक हम चल रहे थे वो तालाब के बांध पर बना हुआ था। बांध के बहुत नीचे एक छोटा सा नाला बह रहा था और इधर उधर घने पेड़ तितर बितर दिखाई दे रहे थे। हम अपने को संभालते हुए नीचे उतर गए और नाला फांद कर उस ओर जा पहुँचे जहाँ से एक पगडंडी शहर की ओर जा रही थी। फांद करके मैं नाले की ओर क्षण भर देखता रहा। वहाँ छोटी छोटी मछलियाँ आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रही थीं। ऐसा लगता था कि उनकी क्रीड़ा को घंटों देखा जा सकता है। पगडंडी पर 2 ही कदम आगे बढ़ा होऊंगा कि सामने लाखों और करोड़ों लाल लाल दियों वाला गुलमोहर का महान वृक्ष सामने हो लिया। उसके तल में अधसूखे, मुरझाए और सांवले फूल बिखरे हुए थे और 2-4 फटी चड्डियों वाले मैले कुचैले लड़के वहाँ न मालूम क्या क्या बीन रहे थे। मैंने शहर का ये हिस्सा देखा ही नहीं था। बाईं ओर अस्पताल की पीली दीवार चली गई, जिसके ख़त्म होते ही छोटे छोटे मकान, छोटे छोटे घर, मिट्टी के घर चले गए। निसंदेह अस्पताल के पिछवाड़े की ये गली थी। दाहिनी ओर खुला मैदान था, जिसमें इमली और नीम के पेड़ों के अलावा छोटे छोटे खेत थे। एक खेत के बाद दूसरा खेत, ये तरकारियों के खेत थे। छोटी छोटी मेढ़ें बनी हुई थी। उन खेतों पर खूब मेहनत की गई थी। ऐसा लगता था कि ये खेत नहीं वरन कल्पनाशील चित्रकार द्वारा निकाले गए मानव हाथ के चित्र हों। सब कुछ चित्रात्मक था। ये छोटे छोटे खेत, वो इमली के दरख्त जिसके नीचे गायें चर रही थीं, और वो नीम के पेड़ जिसके तले एक चट्टान पर कोई बेघर बेमकान आवारा अपनी मैली कुचैली गठरी खोल रहा था। उसने हमारी तरफ देखा, हमने उसकी तरफ। उसका चेहरा सांवला अंडाकार था। उस पर भोलेपन से भरी हुई एक अजीब मुर्दनी छाई हुई थी। उसने मेरी कल्पनाओं को उकसा दिया। वो कौन था? किसी गरीब खेतीहर का लड़का जो फट से भाग गया और जो शहर में अब न चाय मिलने से थका थका यहाँ बैठा था। अब खेत खत्म हो गए। एक नए सड़क की पुलिया दूर से दिखाई देने लगी। बाईं तरफ के घर गांव के गरीबों के थे। बाहर खाटों पर पेड़ों के सायों में माएँ लेटी हुई थीं। कुछ लड़के उधम मचा रहे थे।
लेकिन मेरी आंखें एक जगह जाकर ठिठक गईं। एक मैली कुचैली खटिया पर एक बूढ़े की जिंदा गठरी पड़ी हुई थी और उस ठठरी के दुबले चेहरे की आंखों में एक ज्योति थी, ऐसी ज्योति जो ममता पूर्वक एक बालक को देख रही थी। वो 2 साल के शिशु की ठठरी थी जिसके सारे बदन पर सिलवटें पड़ी हुई थीं और उसके सलवट भरे बाल मुख पर वेदना की चीख निशब्द हो कर जड़ हो रही थी। वो बूढ़ी ठठरी अपने हड़ियल हाथों से शिशु ठठरी को खिला रही थी, प्यार करती सी दिखाई दे रही थी और वो शिशु अनजानी दुनिया को अपनी त्रस्त आंखों से देख रहा था। उस शिशु का चेहरा बिल्कुल मैला था, यद्यपि मूलतः उसकी त्वचा गोरी रही होगी। मेरे अवचेतन में से अपने अनजाने में ही एक ज़बरदस्त हाय निकली, ऐसी कि सुनहरे चेहरे वाला साथी मुझे थोड़े विस्मय से देखने लगा। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। फिर मैं अपने ख्यालों में डूब गया। इतने में गली को पार करती हुई एक गटर दिखाई दी जो ठीक बीच में आकर फैलकर फूल गई थी। उसमें का कालापन भयानक था और कीचड़ में एक दुबली मुर्गी फंस गई थी और पंख फड़फड़ाकर निकलने की कोशिश कर रही थी। सुनहरे चेहरे वाले ने मुझे कहा, अगर बॉस ने देखा कि हम इस गली में जा रहे हैं तो समझ जाइए कि मौत आ जाएगी। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, इस गली में कमीन लोग रहते हैं और सभ्य लोगों को यहाँ से गुजरना नहीं चाहिए। मैंने कहा, क्यों? लेकिन ये कहते कहते मेरी भौएं तन गईं। शरीर में एक उत्तेजना समाने लगी, शायद मेरी आंखों के भीतर आ गई होगी। सुनहरे चेहरे ने फिर कहा, बॉस के अनुसार न सिर्फ यहाँ कमीन लोग रहते हैं वरन ऐसे घर भी हैं जहाँ। मैं समझ गया, उसका मतलब था कि यहाँ व्यभिचार होता है। मैंने कहा, खुलकर कहो ना, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये वेश्याओं का मोहल्ला है? मेरे इस कथन के सुनते ही सुनहरे चेहरे वाले को एक धक्का लगा। उसने कहा, कौन कहता है? मैंने उलटकर पूछा, तो फिर क्या? उसने जवाब दिया, यहाँ खुले व्यभिचार होता है। होता होगा, हमसे क्या? हमसे क्यों नहीं? हम इस विशाल सांस्कृतिक केंद्र के सदस्य हैं और अगर हम इस गंदगी और कुप्रसिद्ध गलियों में पाए गए तो हमारा और हमारे केंद्र का नाम बदनाम होगा। तुम्हारी और तुम्हारे बॉस की ऐसी की तैसी। ये कहकर मैं चुप हो गया। मैं आगे कहता गया, तुम्हारे बॉस का चाल चलन भी तो बहुत प्रसिद्ध है। सुनहरे चेहरे वाला नवयुवक बड़ी षड्यंत्र भरी मुस्कान प्रकट करने लगा। जगत ने उसकी पीठ पर धप दी और बोल उठा, क्यों मार रहे हो भाई? बात असल में ये थी कि हमारे बॉस, जो इस सांस्कृतिक केंद्र के सर्वे सर्वा हैं, बड़ी फिक्र के साथ हम लोगों की देखभाल करते हैं, हमें खूब सहायता देते हैं। इस केंद्र के वो प्रमुख हैं, एवज में उनसे 1 पैसा नहीं लेते। न केवल इस केंद्र को वरन उसके कर्मचारियों को भी यथाशक्ति सहायता देते रहते हैं। वो हम सबसे प्रेम रखते हैं, चाहते हैं कि हम अच्छे ढंग से रहें और यहाँ के सर्वोच्च वर्ग में गिने जाएं। इसलिए वो हमारी चाल ढाल, कपड़े लत्ते, यहाँ तक कि हमारी गतिविधि पर भी नज़र रखते हैं। शहर में उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने पुराने पापों को धो रहे हैं। वो पाप क्या हैं, हम लोग नहीं जानते। किस्सा मुख्तसर ये है कि यहाँ की सूती मिल के असिस्टेंट मैनेजर थे। ये सूती मिल एक प्रसिद्ध अंग्रेज़ कंपनी थी। इन अंग्रेज़ों में से बहुतेरों के अपने परिवार न थे। वो अंग्रेज़ अफसर नीच जाति की स्थानीय औरतों से प्रेम करते थे। नौकरानियों के रूप में वे उनके घर में रहती थीं।
मज़ा ये है कि जैसे कि मुझे लोगों ने बताया, वो नौकरानियाँ जो उनके यहाँ पहुँच जाती, इस बात का अभिमान रखती थी कि वो बड़े घरों में काम करती हैं। स्वाधीनता के बाद ये मिल जब हिंदुस्तानियों को बेच दी गई तो कई अंग्रेज़ों ने अपनी प्यारी नौकरानियों के लिए बड़े बड़े घर मकान बनवा दिए और उनकी एक जायदाद खड़ी कर दी। ये किस्सा है। मनुष्य का चरित्र उसकी संगत से पहचाना जाता है। संभव है हमारे बॉस की भी इसी तरह की प्रेमिकाएं रही हों। कौन नहीं जानता कि इस प्रदेश के एक मंत्री, जिसका नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहता, कि एक रखैल यहाँ आलीशान मकान में रहती है, जिसे शहर के बाहर के मोहल्ले में बनाया गया है। शहर में किसी से भी पूछ लीजिए, उसके मकान का आता पता आपको मिल जाएगा। बॉस के विरुद्ध तिरस्कार के कई कारण हैं, जिसमें से एक ये भी था कि वो स्थानीय नरेश के अटॉर्नी रहे, वहाँ खूब आना जाना रहा और उसी की, वो अब मर गया है, सहायता से उसने परिश्रम करके ये विद्यालय खोला। वो एक बड़ी अजीब सी ज़मीन के मालिक हैं और कई छोटे मोटे धंधों में उनका पैसा लगा हुआ है। लेकिन चूँकि वो एक प्रसिद्ध विलायती मिल के असिस्टेंट मैनेजर रह आए, तो इसलिए उन्होंने यहाँ के बहुत से सेठ साहूकारों पर उपकार किया। वो उपकार करने की शक्ति रखते थे। लोगों पर एहसान करके उन्हें अपनी कठपुतली बनाने में बड़ा मज़ा आता था। यूँ कहिए कि लोगों को उनकी कठपुतली बनने में मज़ा आता था। बात दोनों ही ओर से थी। महत्व की बात यह है कि वो कायदे के बड़े पाबंद थे और कानून के अनुसार काम करने में हिचकिचाते नहीं थे। यूनियंस में संगठित मजदूर वर्ग उनसे कभी खुश नहीं रह सकता था, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के वफादार नौकर थे और इसलिए उनकी चलती भी बहुत थी। स्वाधीनता के बाद भी कुछ दिनों तक वो मिल के असिस्टेंट मैनेजर रहे, लेकिन नए मालिक से उनकी नहीं पटी। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उधर भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो अब मर गए हैं, उनसे उनकी खूब पटती थी, इसलिए अधिकारी वर्ग पर भी उनका अच्छा खासा असर था। संक्षेप में वो इस शहर के बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली लोगों में से थे और पूरे सामाजिक संदर्भ को देखते हुए उनके संबंध में बहुत से लोगों की धारणाएं बुरी होना स्वाभाविक ही था। ये एक तथ्य है। फिर भी दूसरा ये कि विद्या केंद्र खोलने के साथ ही साथ उनका स्वभाव बदलने लगा। पहले वो बहुत तेज़ मिजाज के, ज़िद्दी, न्याय प्रिय, प्रचलित न्याय के सीमित अर्थ में, लेकिन अपनी करके छोड़ने वालों में से थे। उनकी स्त्री बहुत जल्दी मर गई थी, इसलिए 2 बच्चों के पिता होते हुए भी वो एकदम अकेले थे। अब जब से उन्होंने ये विद्यालय केंद्र खोला, उसमें एक अजीब सी नरमी आ गई। उनकी संवेदनशीलता इतनी बनी हुई थी कि वो जो पहले आदमी को सूंघ कर उसकी पहचान बता देते थे, अब केवल उसकी मुख मुद्रा को देखकर, चेहरे की शिकन को देखकर उसके दिल को ताड़ जाते थे, स्वभाव जान जाते थे। वो बहुत ज़्यादा अकेले थे और उनके सामने ये समस्या बनी हुई थी कि वक्त कैसे काटें। इसलिए वो केंद्रीय विद्यालय में कर्मचारियों में बैठकर अपना समय व्यतीत करते थे। बस इसी स्थान पर छुपे हुए संघर्ष की वो पृष्ठभूमि थी जिसके बिना ये किस्सा समझा नहीं जा सकता। ये उनकी संवेदनशील मनुष्यता थी, जिससे प्रेरित होकर वो अपने साथियों की सहायता के लिए दौड़ पड़ते और अपने नुकसान की परवाह नहीं करते थे। वो राजा आदमी थे। वो प्रेम करते थे और प्रेम की तानाशाही भी उनमें थी, जो शासक वर्ग की तानाशाही मनोवृत्ति से घुल मिलकर इतनी एक प्राण हो गई थी
कि ये कहना कठिन था कि वो शासक वर्ग की तानाशाही है या प्रेम का अधिनायकत्व है। उनके हाथ से जितनी अधिक सेवा और सहायता होती जाती, उनकी मनोवैज्ञानिक रचना में परिवर्तन होता चला जाता। प्रेम भाव बढ़ता जाता और प्रेम की तानाशाही बढ़ती जाती। उनका भोलापन भी बढ़ता जाता। उनकी खुशामद कर, उन्हें विश्वास लेकर उन्हें धोखा देना बड़ा सरल रहता था। यद्यपि ऐसी कोई वारदात अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन सबको एक बात साफ नजर आ रही थी, लिहाजा कुछ लोग इसी काम में जुटे रहते। इतना अच्छा था कि वो इस रहस्य को खूब अच्छी तरह समझते थे, क्योंकि अपने जीवन काल में उन्हें ऐसों का खूब तजुर्बा मिल चुका था। और जैसा कि होता है, वो प्रेम के अधिकार का प्रयोग करते निस्वार्थ भाव से, लेकिन यही गड़बड़ थी, क्योंकि अब उन्हें प्रेम के अधिकार से दूसरों का जीवन निर्माण करने में बड़ा मजा आ रहा था। लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि उनके ढांचे में अपनी जिंदगी फिट करें। उनका ख्याल था कि खूब अच्छी जिंदगी बिताई जाए, पैसा हो, ठाठ हो, समाज पर असर हो और हो सके तो हाथ से अच्छी चीजें बन जाएं। उनके इस ख्याल से हमारे यहाँ लगभग सभी एकमत थे, लेकिन जीवन के विभिन्न विषयों पर लोगों के अलग अलग आचार विचार थे। एक तरफ से देखा जाए तो अपनी खुद की जिंदगी से वो रिटायर हो चुके थे। जिंदगी में ठाठ से मतलब क्या? घर, जमीन, जायदाद, ऐश और महफिल या दरबार में मसालेदार गपबाजी। सब लोग तो वैसा करने से रहे, क्योंकि उन्हें उनकी तनख्वाह ही नहीं मिलती थी। सिर्फ महफिल में बैठकर मसालेदार गपबाजी ही बच रही थी, सो लोग करते ही थे। और घर, जमीन, जायदाद का मोह, उन्नति का मोह सबको था, बशर्ते कि वो पूरा हो। और फिर भी आदमी की पसंदगी, नापसंदगी, रहन सहन आदि के तरीके अलग अलग होते हैं। किसी दूसरे आदमी के ढांचे में वो फिट नहीं किए जा सकते। अपनी अपनी उन्नति की कल्पना भी अलग अलग ही होती है। जो हो, एक ओर उनके एहसान और दूसरी ओर उनके प्रेम से दबकर हम लोग उन्हें अपना साथ प्रदान करते कि वो अपना वक्त काट सकें। अपना साथ उन्हें प्रदान करना एक तरह से अनिवार्य कर्तव्य हो गया था। दूसरे वो भी आज चाय के बहाने, कल पार्टी के बहाने, परसों आउटिंग के बहाने, उसके अगले सिनेमा फिल्म्स के प्रदर्शन के बहाने सब लोगों को बुलाकर अपना दरबार लगा ही लिया करते थे। धीरे धीरे लोगों को उनके दरबार में जाने की आदत पड़ गई। जो कर्मचारी उनके दरबार में ना बैठता, वो अपने को असुरक्षित अनुभव करता। जिन कर्मचारियों का कार्यवश वहां जाना नहीं होता, उनके मन में एक गुत्थी पैदा हो जाती कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी अनुपस्थिति में कुछ का कुछ हो जाए। इस तरह लोगों में एक अजीब सी दो रुखी पैदा हो गई थी। एक ओर तो वो दरबार छोड़कर जाने में हचकचाते थे, दूसरी ओर वो चाहते थे कि दरबार ना हो और उन्हें फिर घूमने फिरने की खूब स्वतंत्रता रहे। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती थी। इस प्रकार कभी कभी वो अपने ही पर झुंझला उठते, कभी नपुंसक क्रोध से भर जाते, लेकिन वो प्रकट रूप से ये नहीं कहते थे कि हमें दरबार अच्छा नहीं लगता। उधर लगभग रोज लंच, डिनर, पार्टी, फिल्म शो आदि आदि हुआ करते थे, और चूंकि सभी लोग निमंत्रित होते तो ऐसा निमंत्रण अस्वीकार करना भी मुश्किल होता था। ये लंच या डिनर कभी एक व्यक्ति देता तो कभी दूसरा, कभी अधिकांशतः वो ही बॉस। हफ्ते में कम से कम 4-5 बार इस तरह का खाना पीना होता। यदि कोई हाजिर ना हो तो निमंत्रण देने वाला खुद बुरा मानता। मतलब ये कि कुल मिलाकर ये हालत थी कि कोई भी जानबूझकर दरबार में जाना टाल नहीं सकता था, भले ही वो इस लंबे वक्त से
तंग आकर बाद में पीठ पीछे चिड़चिड़ाए या कुछ करे। मज़ा ये है कि हर आदमी किसी न किसी तरह से बॉस में अपने समान कोई न कोई गुण देख, और भले ही वो उसे कहे या ना कहे, इस बात पर वो खुद फिदा हो जाता था। और हर एक को तो लगता कि बॉस उस पर व्यक्तिगत रूप से प्रसन्न है। शायद इस धारणा को बॉस खुद अपने कर्मचारियों में बढ़ाते थे। वो एहसान, प्रेम और संग द्वारा दूसरों की गतिविधियों पर शासन कर अपना प्रभुत्व, लोभ पूरा करते थे। ऐसी मेरी कल्पना है। दूसरी तरफ उस दरबार का एक रहस्य दूसरे सदस्य से सिर्फ ऊपरी तौर से मिलता था, क्योंकि ज़्यादातर लोग बेढंगे, बेजोड़ और बेमैल आदमी थे। जिंदगी कैसे जी जाए, सब लोगों के अलग अलग ख्याल थे। सब एक दूसरे से अलग अलग थे और हर एक में ऐसा गहरा अकेलापन था जिसे काटने के लिए मसालेदार गपबाजी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। महफिलबाजी के बावजूद उनके अकेलेपन की गहराइयाँ बड़ी ही अंधेरी और निजी थीं। इस माहौल में सब लोग यदि एक दूसरे की सहायता भी करते तो भी काटने के लिए दौड़ते। एक दूसरे की टांग खींचना एक मामूली बात थी, एक अजीब कैद थी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को विफल अनुभव कर रहा था। और फिर भी किसी में ये साहस नहीं था कि इस उलझी गुत्थी को तोड़े, क्योंकि ये संभव था कि यदि कोई उसे तोड़ने की कोशिश करे तो दूसरा आदमी उसके विरुद्ध और अपने हित में नाजायज फायदा उठा लेता। और लोग अपना अपना हित उसी प्रकार देखते थे जैसे चींटी गुड़ को। इस विद्या केंद्र में किसी को भी विद्यानुराग नहीं था। यहाँ तक कि पढ़ाने का जो काम है उससे संबंधित बातों को छोड़कर जो व्यक्ति इधर उधर किताबें टटोलता या अपने विषय में रस लेने लगता तो उस विषय में रसमग्न होकर बातचीत करता तो लोग बुरा मान जाते, समझते कि वो पढ़ाकू हो रहा है। हमारे यहाँ से जो लोग पीएचडी या डीएससी होने पर वे अपने आंकड़े समझा कर गए थे, वो सिर्फ पीएचडी चाहते थे जिससे कि वो अगली सीढ़ी पर चढ़ सकें। यही क्यों हमारे यहाँ का जो सब डिविजनल ऑफिसर था वो खुद डीएससी था, जबकि वो पढ़ाया सब कुछ भूल चुका था। इस प्रकार चाहे जैसे व्यक्तिगत उन्नति करना एक प्राकृतिक नियम का उच्च और अनिवार्य पद प्राप्त कर चुका था। मैं कण भर भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ। विज्ञान वालों को ये मालूम नहीं था कि हाल ही में कौन कौन से महत्वपूर्ण आविष्कार हो रहे हैं, और हिंदी वालों को ये ज्ञान नहीं था कि आजकल इस क्षेत्र में क्या चल रहा है। और जो मालूम भी था वो केवल सुना सुनाया था, अस्पष्ट था, धुंधला था और उलझा हुआ था। और इस बीच हमारे यहाँ एक विद्वान ने अपने विषय के और दूसरे विषय के, अपने विश्वविद्यालय के और दूसरे विद्यालय के तरह तरह के गेस्ट पेपर्स निकाल कर एक प्रकाशक से 800 रुपये कमा भी लिए थे। वैसे हम सब नौजवान थे, कई उपाधियों से विभूषित थे, अपने विषय के आचार्य माने जाते थे। एक तरह से हम भोले थे, सरल हृदय भी थे। हम किसी के दुख से पिघल सकते थे, सहायता भी करते थे, लेकिन हमें सामाजिक अंतरात्मा नहीं थी।